अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सानिया तारिक, नाज़रीन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आए रोज़ हम बात करते हैं एहतजाज की, प्रोटेस्ट की, स्ट्राइक्स की। कभी स्टूडेंट्स एहतजाज पे होते हैं, हड़ताल पे होते हैं, कभी एकेडमिक स्टाफ की हड़ताल हो जाती है, और इवन यहाँ तक कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा टीचर्स की तरफ से भी कि हड़ताल की गई क्योंकि उनके जो मुतालबात थे, उनके जो माली मसाइल थे वो हल नहीं हो रहे थे यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अतीकुर रहमान, जो कि यूनिवर्सिटी में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और सोशल मीडिया पे हमें नज़र आता है कि यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ और यूनिवर्सिटी के जो मसाइल हैं उन पे तवातर से लिखते रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी का एक्चुअल जो फाइनेंशियल इशू है वो है क्या, और उसको सलूशन की तरफ एक इकनॉमिक से जिस बंदे का ताल्लुक है वो क्या समझता है कि माली मसाइल हैं, उस माली बुरान पे काबू कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। मैं ख्वाजा नहीं हूँ, सिर्फ ये करेक्शन कर दूँ। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपने यूनिवर्सिटी के मामलात में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा आप लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो ये सिविल सोसाइटी जब इंटरेस्ट लेगी इन मामलात में तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी सॉरी, नाम की मुझसे हो गई थोड़ी सी मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो बाकी यह कि मुझे बताइए कि बेसिकली इशू है क्या, क्योंकि हम देखते हैं स्टूडेंट्स भी आके बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी हर साल HEC का क्राइटेरिया 10% इजाफा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी 20-30% इजाफा कर देती है। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से जब भी बात होती है या वो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं हम उनको पेंशनें अदा कर सकें। तो मसला कहाँ पे आ रहा है कि इतनी ज़्यादा अगर फ़ी भी में भी इजाफा हो रहा है तो फिर भी फाइनेंस मैनेज क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, इशू ये है कि आज से 20 साल पहले सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। सही है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इसके कैंपसेस थे मुख्तलिफ, मीरपुर में मौजूद था, कोटली में मौजूद था, रावलाकोट में। तो ये सारे कैंपसेस अपग्रेड करके अलग से यूनिवर्सिटीज़ बना दिए गए। एक तो पहली बात ये है कि शायद ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालाइज नहीं की गई कि आज़ाद कश्मीर में 4 फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है या नहीं, उसके बगैर कर दिया गया। दूसरा, स्पेशली आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एक ये हुआ ना कि ये इसके जो कैंपसेस थे वो जब अपग्रेड किए गए नई यूनिवर्सिटी के तौर पे, तो एसेट्स जो वहाँ पे थे मुतल्लिका कैंपसेस में वो उन्होंने रिटेन कर लिए। अब इन प्रिंसिपल होना ये चाहिए कि जब आपके पास कैंपसेस, आपने एसेट डिवाइड हुए हैं तो उसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी डिवाइड होनी चाहिए। मतलब जिस बंदे ने सपोज मीरपुर यूनिवर्सिटी में सर्व किया है, उस वक्त मीरपुर कैंपस जो था हमारे आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, तो जब एसेट डिवाइड हो गए तो उसके साथ उसकी जो पेंशन लाइबिलिटीज़ है या इसके अलावा कोई और अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो वो भी उन्हीं के पास जानी चाहिए। लेकिन वो जो लोग डिवीजन से पहले रिटायर हुए तो उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है। एक तो इससे अच्छा खासा पेंशन का बर्डन डिवाइड हो गया, और दूसरा ये कि फिर उसके बाद ये 4 कैंपसेस जो AJK यूनिवर्सिटी के थे ये तो अपग्रेड हुए। इसके बाद मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई। आपके पास बाग में एक यूनिवर्सिटी बन गई, दैन भिंबर में बनी, दैन उसके बाद अभी हवेली में बन गई है। और ये सारी मेरे ख्याल में फाइनेंशियल एनालिसिस के बगैर की गई है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप डेटा उठा के देखें तो जो यूनिवर्सिटी हवेली में बनी है उस कैंपस में टोटल 600 इस वक्त स्टूडेंट्स हैं। ऐसा ही है। अब वो 600 स्टूडेंट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। ऐसे ही है। अगर आप वहाँ पे सिर्फ 2-3 स्टाफ के मेंबर ले लें, जो नेसेसरी स्टाफ होता है, वाइस चांसलर इस किस्म के 2-3 स्टाफ के मेंबर ले लें, और उसकी जो सैलरीज होगी एनुअल उसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर लें, तो मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार का बर्डन तो यही बन जाएगा पर स्टूडेंट। इसका मतलब है, हाँ जी। तो उसका मतलब है आप बाकी सारी जो फैकल्टी है, स्टाफ की नीड है, सिक्योरिटी की नीड है, लैब्स वगैरह हैं, वो सारी आप फाइनेंस कर रहे हैं। ऐसे है। तो जब आप लोग नई यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं तो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा उनका क्या कसूर है कि आप उनको फाइनेंस नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंटशिप। वो पहले मतलब जो हवेली कैंपस है, इट वाज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रावलाकोट, इट वाज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट, ये उनका पार्ट था। तो उनकी स्टूडेंटशिप डिवाइड होगी ना, तो अब वो उसमें प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ को भी अब फील होगा। उनकी अच्छी खासी स्टूडेंटशिप चली गई और जो नई यूनिवर्सिटी बनी है उनको अपनी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की तरह परफॉर्म करने के लिए चीज़ें मैनेज करने के लिए मुश्किल वहाँ से फंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये बेसिकली हो गया था। एक तो ये इशू है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई जितनी हमारी नीड है। मतलब हमें तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, आप 50 यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, लेकिन ये करें कि भाई फाइनेंशियल एनालिसिस उसकी कर लें, कितनी यूनिवर्सिटी फिजिबल हैं,
उस हिसाब से बनाएं। अगर आपको 10 यूनिवर्सिटीज फिजिबल लगती हैं तो 10 बनाएं, अगर इससे ज़्यादा फिजिबल लगती है तो वो बनाएं। लेकिन कोई पॉलिसी बना के बनाना Exactly. चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले भी उनके तर्जुमान ने भी कहा कि हमें ग्रांट की ज़रूरत है, वाइस चांसलर ने भी कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ग्रांट प्रोवाइड करे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कब तक यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट पे चलती रहेंगी या गवर्नमेंट कब तक उनको ग्रांट देती रहेगी। उनकी जो माशी पॉलिसीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, कोई आगे 10, 12, 15 साल की कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास फाइनेंशियल की, किस तरह से मैनेज करना है। आपने एसेट्स की बात की, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जो एसेट्स हैं क्या उनको इस्तेमाल में ला के कोई फाइनेंशियल वो बनाया नहीं जा सकता? आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये ग्रांट हमें कब तक मिलनी चाहिए? हमें तो ग्रांट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग जो है मसलन इस बाकी चीज़ों को मैनेज कर लो, जितनी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए आज़ाद कश्मीर में उस हिसाब से कर लें, तो फिर तो शायद हमें ग्रांट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़े। बल्कि उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें, मसलन हम लोग टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी से अच्छा खासा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है और मुद्दतों से जा रहा है। अब बात यह है कि उस टैक्स का कौन सबसे ज़्यादा टैक्स की कंजम्पशन का कौन रखता है, किसके ऊपर कंज्यूम होना चाहिए? पब्लिक तो होना चाहिए। उनमें भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट डिजर्व करते हैं। तो ऐसे ही आप है। हमसे ले रहे हैं इतना हैवी टैक्स और उसके बदले में आप यूनिवर्सिटी को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तो बहरहाल आपने ये पूछा कि ग्रांट कब तक मिलनी चाहिए, तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को 200 साल हो गए और हर साल उनको ग्रांट मिलती है, तो कोई इशू तो नहीं है। ठीक, ऐसे इसी तरह से यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो परमानेंटली ग्रांट पे चल रही हैं। देयर इज ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्रांट यानी कि रेवेन्यू यूनिवर्सिटी के इंडिया। पास कोई प्लान नहीं है अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिवाय कि ये गवर्नमेंट उसको नो, सपोर्ट मैंने करे। अभी आपके इस सवाल को रिप्लाई किया है कि जी, भाई जी। ग्रांट कब तक मिलनी चाहिए। तो ठीक है। ग्रांट जो है वो जब तक यूनिवर्सिटी की नीड है आपने उसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल प्लान जो है, आप उसके बारे में पूछ रही हैं। हमारे पास फाइनेंशियल प्लान ये हो सकता है ना, देखें एसेट्स हमारे पास, आपने जब इतना यूनिवर्सिटी को बाउंड करके छोड़ दिया कि उनके पास लिटरली इस वक्त कोई कैपेसिटी मौजूद नहीं है। अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर से वो चाहिए होगा कोई ना कोई। लेकिन इट कैन बी डन इफ़ यू हैव वन टाइम बेल आउट पैकेज, वो अगर मिल जाए तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल नहीं, हमने प्लानिंग कर रखी है अपने तौर पे। बाय द वे, आई वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ यूनिवर्सिटी में, वो हमने बनाया हुआ डॉक्यूमेंट और हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमें किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जितनी फाइनेंशियल स्पेस चाहिए वो इस वक्त हमें अवेलेबल नहीं है। अच्छा, चलिए मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स की तरफ से एक और बात की जाती है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, या उसको क्या कह सकते हैं, उनका मौक़िफ़ होता है कि यूनिवर्सिटी ने जो ज़रूरत से ज़्यादा भर्तियाँ कर रखी हैं, जो स्टाफ है जो वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और उनमें से मैक्सिमम जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो यहाँ से जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ अपने हायर स्टडीज़ के लिए, वहाँ बैठे हुए वो यूनिवर्सिटी के उससे वो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो इस बात में कितनी हकीकत है? आप यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या ये चीज़, ये जो मौक़िफ़ है स्टूडेंट्स का, ये हकीकत पे मबनी है या ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन है उनकी तरफ से? अच्छा, इस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी टू स्टाफ रेशियो है वो काफ़ी, इट शुड बी 1 फैकल्टी टू 1.5 स्टाफ मेंबर्स, लेकिन एक्चुअली तकरीबन 1 to 3 की रेशियो बन रही है। तो वो हमारे पास स्टाफ ज़्यादा है, लेकिन उसकी कुछ रीजंस जो है वो हमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं और कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं। ठीक है। हमारा एक मल्टी कैंपस एनवायरनमेंट है, 5 कैंपस हैं, तो हमें सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है, सैनिटरी स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता ऐसे है। है। एक तो इस तरह की चीज़ें हैं, और दूसरा ये है कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही है। यानी स्टूडेंट्स का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पॉलिटिकल सियासी लोगों को भर्ती करने के लिए मतलब यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज़ किया जाता है और अपने अपने लोग सियासतदानों ने वहाँ पे एडजस्ट कराए। क्या इस चीज़ में कोई हकीकत है? ये स्टूडेंट्स जब ये क्लेम करते हैं तो ये सही होता है? आप तो सिर्फ भर्ती करने की बात कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ भी पॉलिटिकल बेसिस पे बन रही हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो नई यूनिवर्सिटी बनी है उसकी क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है? वो पॉलिटिकल बेसिस पे बनी ना। तो जब पूरी यूनिवर्सिटी बन सकती है तो वहाँ पे एडजस्ट कराना तो खैर मुश्किल काम ये है। कौन सा मुश्किल काम है? ऐसा ही है। तो चलिए मुझे बताइएगा कि हमने बात की स्टूडेंट्स एहतिजाज पे थे, उससे पहले टीचर्स एहतिजाज पे थे, अभी एकेडमिक स्टाफ और जो सपोर्टिव स्टाफ है उन सब की हड़ताल चल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे? समझते हैं कि कोई बेहतरी के इकदाम किए जा सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्या होंगे? बेहतरी के इकदाम बेसिकली उसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा, और ये चूँकि बेसिकली ये स्टेट एसेट है, हम सर्व कर रहे हैं स्टेट के बच्चों को, ऐसा ही है। तो उनको इसमें इंटरफेयर करना होगा। जैसे देखें
इस वक्त स्टेट बेसिकली इस मार्केट में इंटरफेयर कर रही है, लेकिन हमें जो है वो इस तरह से इंटरफेयर कर रही है कि जिसमें हमें यूनिवर्सिटीज़ को लॉस है। ऐसे ही है। मतलब देखिए हो क्या रहा है बेसिकली इस वक्त तकरीबन 48 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बीएस प्रोग्राम रन हो रहा है, और वो जो बीएस प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ पे 100% जो फ़ी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही है। मतलब फ़ी नहीं, सॉरी, जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें फाइनेंस उनका सारा गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। ऐसे ही है। सारी चीज़ें वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, 100% फाइनेंसिंग वहाँ पे उनकी तरफ से है। अब जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भी जो इसी स्टेट के बच्चे हैं। ऐसे ही है। अगर ये कॉलेजेस के बच्चे डिजर्व करते हैं कि उनको 100% सब्सिडी दी जाए एजुकेशन पे, तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। या अगर आप सब्सिडाइज नहीं करना चाहते, जैसे आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को सब्सिडाइज नहीं कर रहे, तो अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर उनको किस लिए सब्सिडाइज कर रखा है? करेक्ट। अगर ये सारे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिफरेंट कानून हैं और डिफरेंट जी। वो चीज़ों से उनको ट्रीट किया जा रहा है डिफरेंट तरीके से, कि मतलब आप कॉलेजेस के बच्चों के लिए एक अलग उन्हें आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कि उन्हें पढ़ना है तो वो खुद पढ़ें, और अगर कॉलेज के बच्चों ने पढ़ना है तो उनके लिए स्टेट प्रोवाइड करेगी उनको सारे फाइनेंस। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब जब आप मार्केट में इंटरफेयर करते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और आपसे बात करके कहीं ना कहीं अंदाज़ा हुआ कि फाइनेंशियल इश्यूज़ किस नौइयत के हैं और उनको किस तरह से बेहतरी की तरफ लाए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरत है, जो मुझे समझ आई है, कि यूनिवर्सिटी को और गवर्नमेंट को बैठने की ज़रूरत है और मिलके कोई ना कोई बेहतरी की तरफ वो करने के लिए कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि किसने क्या काम करना है और किस तरह से करना है। बाजार ये मसाइल ऐसे नहीं है कि जो हल ना हो सकें या इन पे पेशरफ्त ना हो सकें, लेकिन होगी तभी जब इसको संजीदगी से लिया जाएगा और दोनों फ्रीक मिल के बैठेंगे, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो यूनिवर्सिटी है कि ये इशूज़ हैं और इनको ऐसे कोप अप किया जा सकता है, इनको ऐसे सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जा सकता है, तभी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। आपने शुरू में कहा कि यूनिवर्सिटी फ़ीस में कभी 20% इजाफा कर देती है, कभी 30%, तो ये ऐसा अमूमन नहीं होता। ये स्टूडेंट का मौक़िफ़ है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। जी। ये स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी आते हैं तो वो यही बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी एचईसी ने 10% अलाउ किया, यूनिवर्सिटी कभी 30% कर देती है। एचईसी की इस बारे में कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हमने अपने तौर पे डिसाइड किया हुआ है कि 10% हम इंक्रीज़ करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं और इससे ज़्यादा नहीं होता अमूमन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये से प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से हम यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि उनमें कोई उनकी हल की तरफ जाया जाए, या यूनिवर्सिटी जो एक स्टेट का इदारा है, जो पब्लिक का इदारा है, उसको मतलब मज़ीद एक बदतर सिचुएशन से निकाल के बेहतरी की तरफ या तरक्की के वाले जिस रास्ता होता है उसकी तरफ लेके जाना है, तो हमें मिलकर कोशिशें करनी होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह ने के बाद।